हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 500 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग सेट 10 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, चाबहार बंदरगाह परियोजना का मुख्य लक्ष्य कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन गोल ऑफ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। आपको पता है चाबहार बंदरगाह परियोजना, चाबहार है कहाँ, तो यह ईरान में है। चाबहार ईरान में है। यह इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच, इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इस रास्ते के द्वारा यानी चाबहार बंदरगाह के द्वारा हम पाकिस्तान को बाईपास करके, यानी बिना पाकिस्तान को गए हुए हम सीधे सेंट्रल एशिया में प्रवेश कर पाते हैं, यानी सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल जाता है। यह व्यापार के हित से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव फोकस ऑन इम्प्रूविंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क अवसंरचना में सुधार पर कौन सी सरकारी पहल केंद्रित है। अब सवाल में आप देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क अवसंरचना सुधार के बारे में कहा गया है, तो इजी गेस है, बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह इसका पर्पस ही है रूरल रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। भारत माला प्रोजेक्ट आपको याद होगा, यह हाईवे प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, जो कि 2017 में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत 31 भारत के 31 राज्य के लगभग 34,800 किलोमीटर के जो एरिया है उसको कवर करना है। सड़क का जो हाईवेज है उसे कवर करना है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। इस पर सवाल पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो चुका है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑब्वियस है, हाईवे डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। और लास्ट है सेतु भारतम कार्यक्रम। यह क्या है, यह ब्रिज कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगला सवाल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सिक्स टू अलाइन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस विथ मेजर लीगल फ्रेमवर्क। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को किस प्रमुख कानूनी ढांचे के साथ संरेखित करना चाहता है, यानी उसे अलाइन करना चाहता है। तो BSA 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस को एक साक्ष्य के रूप में वैलिडेट किया गया, यानी उसे माना गया है। क्या है, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इसमें वैलिड माना गया है, और यह IT एक्ट 2000 के फ्रेमवर्क के आधार पर है, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 के आधार पर है। मॉडर्न डिजिटल एविडेंस को लीगल वैलिडिटी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दिया गया था। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा भारतीय राज्य समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला पहला राज्य बना। UCC आर्टिकल 44 के अंतर्गत है, आपको पता होगा, आर्टिकल 44 के अंतर्गत है। इसे DPSP के अंतर्गत शामिल किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो सवाल में पूछा गया है कि कौन सा राज्य पहला बना, तो अमूमन गोवा जो है वह आज़ादी से पहले यहाँ पर UCC लागू किया गया है, आज़ादी से पहले। लेकिन सवाल में इम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो उत्तराखंड में 2024 में UCC को लागू किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद
अभी हाल में असम में यूसीसी लागू किया गया। ठीक है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की प्रोसेस में है, जैसे मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। अभी ये 2 राज्य हैं जहाँ की डीपीएसपी के लिए, यूसीसी के लिए प्रोसेस अभी चल रहा है। तो वर्तमान में 3 ऐसे राज्य हैं, 3 स्टेट है जहाँ की यूसीसी को लागू किया जा चुका है। तो ए इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। पर्मीकल्चर परटेन्स टू, पर्मीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्माकल्चर। पर्माकल्चर 2 टर्म से बना है। पहला है परमानेंट, परमानेंट प्लस कल्चर यानी एग्रीकल्चर, कल्चर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से जुड़ा है। तो यह जो पर्माकल्चर है यह नेचर के पैटर्न का, नेचर के पैटर्न को रेप्लिकेट करके यानी उसका नकल करके क्या है, फार्मिंग करना है, फार्मिंग को डेवलप करना है। जैसे नेचर का पैटर्न है उसी के आधार पर उसी को नकल करके फार्मिंग करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टिकाऊ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चंबल रिवाइंस आर फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? चंबल के बीहड़ भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं? चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर नदी, यह कहाँ से? यह एमपी से निकलती है, एमपी से राजस्थान में, और राजस्थान से यह यूपी में जाती है। ठीक है, अब बीहड़ की बात है तो बीहड़ इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। इसे डाकुओं का गढ़ कहा जाता था। तो बी इसका राइट आंसर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओरिजिन ऑफ बोनालू फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल इज लिंक टू विच डिजीज आउटब्रेक इन हैदराबाद? बोनालू त्यौहार की पहली दर्ज आपत्ति हैदराबाद में किस बीमारी के प्रकोप से जुड़ी है? तो बोनालू फेस्टिवल जो है यह मुख्य रूप से हैदराबाद और तेलंगाना, तेलंगाना का त्यौहार है। बोनालू फेस्टिवल हैदराबाद और तेलंगाना का त्यौहार है जिसमें महाकाली की पूजा की जाती है, महाकाली की पूजा की जाती है। यह 19वीं सेंचुरी में एपिडेमिक हुआ था, स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक के बाद शुरू हुआ है, एपिडेमिक के बाद शुरू हुआ है। यह अमूमन जुलाई और अगस्त में होता है। यह जो फेस्टिवल है जुलाई और अगस्त में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए, स्मॉल पॉक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में विचार करें। चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन पॉइंट पहला है, इसमें विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है। चित्तौड़गढ़ के स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। तो पहला कथन सही है। इसमें किले के परिसर में 19 मुख्य मंदिर हैं, फोर्ट में 19 मेन टेम्पल है, तो दूसरा भी सही है। थर्ड है, इसका प्रवेश द्वार 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है। गलत है, यह 5वीं शताब्दी में नहीं बल्कि 7वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। तो राइट आंसर हो गया 1 और 2, यानी ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, इलाइट लॉन्ग जंपर्स टाइपिकली यूज हाउ मेनी स्ट्राइड्स इन देयर अप्रोच? श्रेष्ठ लंबी कूद खिलाड़ी आमतौर पर दौड़ में कितने कदम लेते हैं? आपको पता होगा लंबी कूद में क्या होता है, अपने स्पीड को बिल्डअप करने के लिए। किसके लिए? स्पीड बिल्डअप के लिए, और टेक ऑफ टाइमिंग के लिए, टेक ऑफ टाइमिंग के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ लेते हैं। यह दौड़ जो है वह 18 और 22 जो स्ट्राइड्स होते हैं 18 और 22 का होता है, 18 से 22 कदमों का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट इंडिया चनहुदड़ो वाज प्राइमरली ए सेंटर फॉर? प्राचीन भारत में चनहुदड़ो जो था वह किस चीज़ का केंद्र था? ठीक है,
चन्हुद्रो मुख्य रूप से किसका केंद्र था? बहुत अच्छा सवाल है। चन्हुद्रो पहले है कहाँ? तो यह सिंध पाकिस्तान में है। सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र में है। यह हड़प्पन साइट है, यानी हड़प्पा का स्थल है। यहाँ पर मनका बनाने का प्रमुख केंद्र था। बीड मेकिंग का सेंटर था। कार्लेनियन का मनका कार्लेनियन स्टेटाइट और सेल के मनके यहाँ बनाए जाते थे। इस चन्हुद्रो के स्थल की खासियत है कि यहाँ नो सिटाडल यानी कोई दुर्ग नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लोअर टाउन थे। ठीक है, नो सिटाडल था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी इसका राइट आंसर है, बीड मेकिंग यानी मनका निर्माण का कारखाना। हु इंट्रोड्यूस द लॉ एबोलिश सती इन 1829? 1829 में सती प्रथा समाप्त करने वाला कानून किसने पेश किया था? सती प्रथा जो कि राजा राम मोहन राय और विलियम वेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसे एबोलिश किया गया, समाप्त किया गया। ठीक है, सती प्रथा के विरोध में कानून बनाया गया। इसे कहते हैं सती रेगुलेशन एक्ट 17। ठीक है, तो 1829 में सती प्रथा को विलियम वेंटिक की सहायता से समाप्त किया गया। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द कोर फिलॉसफी ऑफ सेन वाटसन? ए बुक द विनर्स माइंडसेट। सेन वाटसन की पुस्तक है द विनर माइंडसेट। याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो विनर माइंडसेट का मुख्य दर्शन क्या है, यानी वह किस सब्जेक्ट पर है, उसका विषय क्या है? तो विनर माइंडसेट जो है पहले ही बताया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं सेन वाटसन। उन्होंने इसमें मेंटल स्ट्रेंथ की बात की है, साथ ही साथ एडेप्टिलिटी के बारे में, कैसे किसी चीज़ को एडेप्ट किया जाता है, एडेप्टिलिटी के बारे में बात की है। यह कोई क्रिकेट का मैनुअल नहीं है, बल्कि यह साइकोलॉजिकल बेस पर है। क्रिकेट साइकोलॉजी को इसमें बताया गया है, साइकोलॉजिकल बेस्ड पर यह बुक है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, साइकोलॉजिकल रेजिलेंस एंड स्ट्रेटेजिक एडेप्टिलिटी, मनोवैज्ञानिक लचीलापन व रणनीतिक अनुकूलन। सी इसका राइट आंसर है। द राज्यसभा स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 249 अलाउ इट टू ऑथराइज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की विशेष शक्ति संसद को राज्यसूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है। बढ़िया सवाल है, आर्टिकल 249 के अंतर्गत पूछा गया है। तो आर्टिकल 249 में क्या है कि अगर राष्ट्रहित के विषय पर जो संसद है वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। किसमें? आर्टिकल 249 में यह प्रावधान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, संघ के पास यह शक्ति है कि राष्ट्रहित के विषय में वह राज्य सूची के भी विषय पर कानून बना सकती है, आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग। तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरस्टेट काउंसिल इज आर करेक्ट? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, अंतर्राज्यीय परिषद का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, पहला कथन सही है। दूसरा है, यह विवाद समाधान के लिए न्यायाधिकरण के बजाय एक अनुशंसात्मक यानी एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में कार्य करता है। एडवाइजरी बॉडी है, रिकमेंडेटरी बॉडी है, यह कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। तो दूसरा कथन भी सही है। आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है।
अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो राइट आंसर हो गया ए और बी दोनों, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइनर टाइप इज यूज इन सोलर फर्नेस टू फोकस सनलाइट। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तल, समतल, अवतल या उभय उत्तल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव इसका राइट आंसर होगा। कनकेव मिरर या लाइट को फोकस करता है फर्नेस पर। सोलर फर्नेस में कनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो हाई टेम्परेचर है वह जनरेट होता है। हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावली इज अ रिदमिक एंड सेंसुअल फोक डांस फ्रॉम महाराष्ट्र। व्हाट इज द ट्रेडिशनल परकुशन इंस्ट्रूमेंट यूज टू एक्कम्पनी इट। लावनी महाराष्ट्र का एक लयबद्ध कामुक लोक नृत्य है। इसके साथ कौन सा पारंपरिक तालवाद्य बजाया जाता है। तो सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है कि लावनी महाराष्ट्र का एक कामुक लयबद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसमें वाद्यंत्र जो है वह ढोलकी का प्रयोग किया जाता है। ढोलकी वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लावनी जो है एक फास्ट पेस्ड डांस है, यानी तेज गति से किया जाने वाला है। यह कोल्हाटी कम्युनिटी, जो महाराष्ट्र में है, एक कम्युनिटी पाई जाती है, कोल्हाटी कम्युनिटी, उसके द्वारा विशेष रूप से यह डांस किया जाता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है, ढोलकी। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स। कथन कारण के प्रश्न है। ठीक है, तो इसको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, स्वायत्त निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होती है। पहला कथन सही है। इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लीड्स टू ए मल्टीप्लाइड राइज इन नेशनल इनकम। सेकंड है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचत की सीमांत प्रवृत्ति 1 से कम होती है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ए और दोनों सत्य है, और आर तथा ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, What led to regional disparity despite the overall success of the Green Revolution? हरित क्रांति की समग्र सफलता के बावजूद क्षेत्रीय असमानता का कारण क्या था। हरित क्रांति एक सफल क्रांति के रूप में माना जाता है, जिसमें हाई यील्ड वैरायटी का बीज का प्रयोग किया गया था। इसमें मुख्य रूप से लाभान्वित होने वाले राज्य थे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। यहाँ यह सबसे ज़्यादा सफल हुआ, क्योंकि यहाँ जो सिंचाई के साधन है वो मौजूद थे। बाकी दूसरे क्षेत्रों में क्या था, भारत के अन्य क्षेत्रों में वहाँ ड्राई लैंड एरिया था और सिंचाई के प्रमुख साधन नहीं थे। यह नॉन इरिगेटेड एरिया था। ठीक है, तो यह बाकी क्षेत्रों में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, हाई यील्ड सीड्स ओनली इन इरिगेटेड रीजन। उच्च उपज बीज केवल सिंचित क्षेत्रों में। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर स्थल के बारे में। तो बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दक्षिण एशिया में भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल है। भारत के रामसर स्थल के संबंध में विचार करना है। तो दक्षिण एशिया में भारत के सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। 75 से अधिक रामसर स्थल जो हैं वह दक्षिण एशिया में भारत में है। ठीक है, अभी भारत में कितने हैं? टोटल 100 रामसर साइट हैं। 100 रामसर साइट है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड में तीसरे नंबर का है, 3rd पोजीशन पे है। सेकंड है केबुल लामजाओ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है
और यहाँ एक रामसर स्थल भी है। केबुल लामजाओ यह क्या है? तो यह रामसर साइट है। यह कहाँ है? मणिपुर में है। केबुल लामजाओ मणिपुर में है। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ, बिल्कुल सही है। थर्ड है, भारत के सभी रामसर स्थल तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ऐसा नहीं है। लोकटक झील में, लोकटक झील, वुलर लेक, ये सब क्या है? लेक हैं, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ कोस्टल एरिया में ही है। तो राइट आंसर होगा 1 और 2। तो राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल अलाउ पार्शियल ट्रांसफर ऑफ पीएसयू ऑनरशिप टू प्राइवेट हैंड्स? किस प्रकार की बिक्री में पीएसयू स्वामित्व का आंशिक हस्तांतरण निजी हाथों में जाता है? पीएसयू जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट में एक होता है माइनॉरिटी सेल। माइनॉरिटी सेल में क्या होता है? इसमें जो स्टेक होता है, स्टेक सेल, वह आंशिक किया जाता है। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट के पास ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट के पास ओनरशिप होती है, क्योंकि पार्शियल स्टेक सेल होता है। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रेटेजिक सेल, इसके अंतर्गत क्या होता है? मेजॉरिटी भी होता है, और इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, यह उसकी शर्तें होती हैं। ठीक है, और एक होता है कंप्लीट सेल। कंप्लीट सेल जो कि फुल प्राइवेटाइजेशन होता है, फुल प्राइवेट हो गया। तो सवाल में पूछा गया माइनॉरिटी सेल के बारे में, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अल्पसंख्यक नहीं, माइनर बोलते हैं आंशिक बिक्री, तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज़ द प्राइमरी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ चाबहार पोर्ट? मैंने पहले ही बताया चाबहार बंदरगाह का प्राथमिक सामरिक महत्व क्या है? तो यह बाईपास करता है अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए पाकिस्तान को दरकिनार करना। सी इसका राइट आंसर है। चाबहार पोर्ट कहाँ है? तो यह ईरान में है। अगला सवाल, विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर तीर ट्रेडिशनल आर्चरी कंपटीशन? कौन सा भारतीय राज्य तीर तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए जाना जाता है? केरल, मेघालय, राजस्थान या तमिलनाडु? तो आपको पता है मेघालय का जो ट्रेडिशनल कंपटीशन होता है, इसे ट्रेडिशनल आर्चरी कंपटीशन, यह कहाँ होता है? मेघालय में। मेघालय में ट्रेडिशनल आर्चरी कंपटीशन होता है। कहाँ? खासी और जयंतिया हिल्स के क्षेत्र में। खासी और जयंतिया हिल्स के क्षेत्रों में होता है, जो कि लॉटरी के साथ साथ बेटिंग के लिए भी फेमस है। लॉटरी भी होता है इस पर, बेटिंग भी लगाया जाता है। एरोज की संख्या पर इसमें बेटिंग की जाती है, एरोज के नंबर पर बेटिंग की जाती है। ठीक है, तो यह मेघालय से जुड़ा है, बी इसका राइट आंसर है। विच डिजिटल रिफॉर्म वाज इंक्लूडेड अंडर भारतीय न्याय संहिता? भारतीय न्याय संहिता के तहत कौन सा डिजिटल सुधार शामिल किया गया? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। पहला, किसी मुकदमे की अनुमति नहीं, आभासी अदालती सुनवाई की शुरुआत, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्चुअल कोर्ट हियरिंग। BNS 2023 के अंतर्गत इसमें BNSS 2023 के अंतर्गत वर्चुअल ऑनलाइन कोर्ट का प्रोविज़न किया गया, जिसके अंतर्गत आप डिजिटल FIR भी कर सकते हैं। डिजिटल FIR को वैलिड माना गया। इलेक्ट्रॉनिक समन्स दिया जाने लगा, इलेक्ट्रॉनिक्स समन्स को वैलिड माना गया। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? तो ट्रायल को एक्सेलरेट करना, जहाँ कानूनी प्रक्रिया है उसे और तेज करना। तो बी इसका राइट आंसर है। विच स्ट्रक्चर एलिमेंट इन्हांस द विजुअल ग्रैंड्योर ऑफ कांगड़ा फोर्ट? कौन सा संरचनात्मक तत्व कांगड़ा किले की दृश्य भव्यता को बढ़ाते हैं? कांगड़ा फोर्ट के दृश्य भव्यता को बढ़ाते हैं। पहला है लकड़ी की मूर्तियाँ, रंगीन कांच की खिड़कियाँ, मेहराब, गुंबद और चट्टान पर नक्काशी। कांगड़ा फोर्ट जो है वह हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में है। यह क्या है? इंडिया के ओल्डेस्ट फोर्ट में से एक है।
इंडिया के ओल्डेस्ट फोर्ट में से है। इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत है मेहराब, गुंबद और चट्टान पर नक्काशी, आर्चेज, डोम्स एंड रॉक कैर्विंग। याद रखिएगा, इसे कटोच डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। कटोच डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो कांगड़ा का फोर्ट है वह कटोच डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट ए डिस्टिंक्ट कल्चरल फीचर ऑफ द फेस्टिवल ऑफ सलहेस? निम्नलिखित में कौन सा कथन सलहेस के त्योहार की विशेष सांस्कृतिक विशेषता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? सलहेस जो फेस्टिवल है वह उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में बताना है। तो सलहेस जो फेस्टिवल है वह मुख्य रूप से बिहार में मिथिला का यह त्यौहार है, जिसमें भगत जिसे कलाकार को भगत कहा जाता है, कलाकार और मनारिस यानी परफॉर्मर जो परफॉर्म करते हैं, वह एक सलहेस की लीजेंड की नाटकीय रिटेलिंग है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। एक भगत और मनरिया। भगत का मतलब क्या हुआ? कलाकार और मनरिया का मतलब क्या हुआ? परफॉर्मर्स जो परफॉर्म करते हैं। इनका नाटकीय पुनर्कथन है, ड्रामेटिक रिटेलिंग ऑफ सलहेस लीजेंड्स बाय ए भगत एंड मनेरीज। यानी इनके द्वारा यह किया जाता है। किसके द्वारा? भगत और मैनेरीज के द्वारा। ठीक है, यह डिप्रेस्ड कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। डिप्रेस्ड कम्युनिटी का इसका हीरो जो होता है, हीरो उसको सलहेस कहा जाता है। डिप्रेस्ड कम्युनिटी का जो हीरो है वह सलहेस है। यह जस्टिस का प्रतीक है, जस्टिस का प्रतीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का प्राथमिक साहित्यिक स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी लिटरेरी सोर्स ऑफ गुप्ता पीरियड? ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख या खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख? तो ऑब्वियस है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसे हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। इसे हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे हरिसेन, इनके द्वारा लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में या समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल से विवरण है। जो गौतमीपुत्र का नासिक प्रशस्ति है, यह सातवाहन वंश से संबंधित है। एहोल अभिलेख यह चालुक्य वंश से संबंधित है। और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख यह कलिंग से संबंधित है। खारवेल क्या है? कलिंग से संबंधित है। तो राइट आंसर हो गया सी, एहोल इलाहाबाद स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख। सी इसका राइट आंसर है। विच स्पोर्ट्स प्लेयर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस इवेंट एट द पेरिस 2024 ओलंपिक, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू डू सो? किस खिलाड़ी ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। तो सारी डिटेल्स क्वेश्चन में ही दिया गया है। खिलाड़ी का नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जिन्होंने 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन से ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। पहला कथन सही है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत खिलजी वंश के उल्लेखनीय शासकों में से एक बलबन के शासनकाल में हुए। आपको पता है बलबन क्या है? यह
खिलजी वंश के शासक नहीं है, बल्कि यह स्लेव वंश के शासक हैं, स्लेव डायनेस्टी के शासक हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ओनली वन, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री अधिनियम 1881 मुख्य रूप से विनियमित करता है। द फैक्ट्री एक्ट 1881 प्राइमरी रेगुलेटेड। आपको बता दूं, जो 1881 का जो फैक्ट्री एक्ट है, उसके अंतर्गत वीमेन और चिल्ड्रन को वर्किंग आवर्स रेगुलेट किए गए। यानी वीमेन और चिल्ड्रन कितने देर तक काम करेंगे, उसके लिए पहली बार वर्किंग आवर्स को रेगुलेट किया गया। चिल्ड्रन जो है वह बिलो 7 ईयर्स के नहीं होंगे, बिलो 7 ईयर्स के नहीं होंगे। ठीक है, वीकली हॉलीडे का प्रोविज़न किया गया, वीकली हॉलीडे का प्रयोजन मतलब शुरुआत की गई, प्रोविज़न किया गया। जो मॉडर्न लेबर लेजिस्लेशन है, इसकी शुरुआत 1881 के फैक्ट्री अधिनियम से हुई। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, वर्किंग आवर्स ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के काम के घंटे निर्धारित किए गए। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, इंडिया ऑन आवर माइंड्स पुस्तक के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बुक इंडिया ऑन आवर माइंड्स। इंडिया ऑन आवर माइंड्स इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पर लिखा गया क्वेश्चन बुक है। द बुक ऑफर्स एन इंसाइटफुल एनालिसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल चैलेंजेस। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ओनली वन करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। इम्पोज ए न्यू टैक्स इज कैटेगराइज एट द सेंटर एज ए बिल। जो विधेयक नया कर लगाता है उसे केंद्र में मनी धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ए इसका राइट आंसर है। मनी बिल क्या है? मनी बिल आर्टिकल 110 के अंतर्गत प्रावधान है मनी बिल का, जो कि लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। पहली बार इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, इसके बाद 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा इसे पास भी कर सकती है, अगर नहीं भी पास करती है तो भी इसे पास माना जाता है, बस 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, जो धन विधेयक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में लोकसभा अध्यक्ष फैसला करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बताते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। तो राइट आंसर हो गया ए, धन विधेयक। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस। किसी अक्ष के परितः एक दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर होता है सिग्मा एम आर स्क्वायर। आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। इसका मतलब है स्केलर डिपेंडेंट ऑन एक्सिस, एक अदिश राशि है जो कि अक्ष पर निर्भर करती है। एक्सिस पर डिपेंड करता है, डिफरेंट एक्सिस पर डिफरेंट वैल्यू होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP हाउ मेनी डिजीज आर कवर्ड फॉर फ्री इम्यूनाइजेशन नेशनली एंड सब नेशनली। इम्यूनाइजेशन से जुड़े हुए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जिसे UIP कहा जाता है, राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कितनी बीमारियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण शामिल करता है। तो यह टोटल 9 डिजीज़ के लिए, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, टोटल 9 डिजीज़ के लिए नेशनली और सब नेशनली कुल मिलाकर 9 है। तो 3 जो है सब नेशनली है, जो कि सिर्फ राज्य में ही है, और ऐसे भी जब स्टेट में है तो इंक्लूडेड है। टोटल 9 जो है वह पूरे देश में है, टोटल 9 पूरे देश में, 3 जो है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सब नेशनली है। क्लियर है? तो सी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट झूमर। झूमर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार किया। झूमर डांस, पहला, यह झारखंड का एक फसल नृत्य है जो कि मांदर और नगाड़ा ढोल के साथ जुड़ी हुई पंक्तियों में किया जाता है। मांदर और नगाड़ा ड्रम्स जो है वह इसके साथ जुड़ी हुई पंक्तियों में किया जाता है। सही है पहला कथन।
दूसरा, महिलाएं अकेले तलवार चलाते हुए मर्दानी नृत्य करती है, तो कौन सा कथन सही है? तो यह जो नृत्य है यह शोर डांस है, लेकिन यह राजस्थान का मर्दानी नृत्य है। ठीक है, मर्दानी नृत्य की बात करते हैं तो यह राजस्थान का है। ठीक है, मर्दानी झूमर कहा जाता है वहाँ। झारखंड के झूमर में तलवार के द्वारा महिलाएं नृत्य नहीं करती है, तो यह राजस्थान से संबंधित है। तो दूसरा कथन गलत है। राइट आंसर हो गया ओनली वन करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। कनकलता बरुआ, a young female revolutionary, was shot dead by the police while attempting to hoist the Indian national flag during the Quit India movement in which state? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कनकलता बरुआ को किस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास करते समय पुलिस ने गोली मार दी थी? तो सबसे पहला सवाल है, कनकलता बरुआ यह कहाँ से? असम से जुड़ी हुई थी। असम की यंग रिवॉल्यूशनरी थी। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गोहपुर एक जगह है, गोहपुर में नेशनल फ्लैग होस्टिंग के दौरान पुलिस ने गोली मार दी थी। ठीक है, तो यह मात्र 17 वर्ष की थी, मात्र 17 वर्ष की आयु में थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी, असम इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजी राउत, ए यंग बॉय फ्रॉम ओडिशा, बिकम ए मार्टियर व्हेन ही वाज शॉट बाय ब्रिटिश पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू फेरी देम अक्रॉस ए रिवर टू रीच फ्रीडम फाइटर्स। हाउ ओल्ड वाज ही? उड़ीसा के एक युवा बाजी राउत ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गोली मारे जाने पर शहीद हो गए क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों तक पहुंचने के लिए नदी पार कराने से मना कर दिया था। तो उनकी उम्र कितनी थी? ऑप्शन है 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल। तो क्लियर है, बाजी राउत यह उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से इनकी उम्र मात्र 8 साल थी। एज जो थी मात्र 8 ईयर्स की थी। इन्होंने 1938 में नीलाकंठपुर फेरी में ब्रिटिश पुलिस को नदी पार कराने से मना कर दिया था, जिसके कारण ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें गोली मार दी थी। तो राइट आंसर होगा ए, 8 ईयर। इन्हें बाजी राउत जो है, इन्हें जो यंगेस्ट है वो यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर माना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। Why did the Indian government resort to licensing even for expanding existing private sector industries under IPR 1956? लाइसेंसिंग फॉर एक्सपेंशन, भारत सरकार ने IPR 1956 के तहत मौजूदा निजी क्षेत्र के उद्योगों के विस्तार के लिए लाइसेंसिंग का सहारा क्यों लिया? तो इसे कहा जाता है IPR 1956। ऑप्शन है, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को सरकारी नियंत्रण में रखने के लिए, तकनीकी नवाचार को रोकने के लिए, या विलासिता उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। आपको पता है 1990 से पहले भारत में क्या था? निजी क्षेत्रों को विस्तार के लिए लाइसेंसिंग का सहारा लिया गया था। तो इसके पीछे पर्पस क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्पादन को सरकारी नियंत्रण में रखने के लिए। जो भी प्रोडक्शन होगा, प्राइवेट सेक्टर जो भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं उसके लिए उसे लाइसेंस ज़रूरी था। इसके पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि उसको प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, हालांकि इसे 1991 के बाद से एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, लाइसेंसिंग राज को समाप्त किया गया। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है, मैंने बता रखा है, पहला कथन सही है। परिषद अंतर्राज्यीय विवादों की जांच कर सकती है, इंटरस्टेट डिस्प्यूट का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, बिल्कुल सही है। थर्ड है, इसकी संरचना में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर होते हैं और
चीफ मिनिस्टर भी इसमें शामिल होते हैं। तो राइट आंसर हो गया डी 1, 2 एंड 3। अगला सवाल, नाइदर द चोला नॉर द चेर डायनेस्टी वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। ना तो चोल ना ही चेर राजवंश सीधे तौर पर निम्नलिखित की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। पहला, दक्षिण पूर्व एशिया में नौसैनिक अभियान, तमिल साहित्य पुनर्जागरण, देवदासी मंदिर प्रणाली या बहमनी साम्राज्य। तो दक्षिण पूर्व एशिया में नौसैनिक अभियान, इसके लिए कौन थे? चोल, यह चोल के द्वारा किया गया था, चोल डायनेस्टी के द्वारा। तमिल साहित्य का पुनर्जागरण, यह भी चोल और चेर दोनों के द्वारा किया गया था। ठीक है। देवदासी मंदिर प्रणाली, देवदासी मंदिर प्रणाली जो है इसके अंतर्गत यह भी चोल टेम्पलों में होता था। हालांकि गुप्त काल का है, लेकिन चोल टेम्पल में भी देवदासी प्रणालियों का पालन किया गया था। बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य जो है वह 1347 ईस्वी में अस्तित्व में आया। हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से अलग होकर इसे स्थापित किया था। कहाँ? दक्कन में, दक्कन के क्षेत्र में। तो यह ना ही चोल और ना ही चेर इसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। यह डी इसका राइट आंसर है, बहमनी किंगडम। विच ऑफ दिस कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। निम्नलिखित में कौन थंडर ड्रैगन की भूमिका के रूप में जाना जाता है? पहला है नेपाल, भूटान, श्रीलंका या मालदीव। तो थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में किसको जाना जाता है? भूटान को। बी इसका राइट आंसर है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहा जाता है, राइजिंग सन। सवाल कई बार पूछा गया, जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ कॉफ़ी, लैंड ऑफ कॉफ़ी, यह कहा जाता है ब्राज़ील को। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू सीनियर सिटीजन हु मे हैव लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ सब्सटेंस। किस सरकारी योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपनी जीविका का साधन खो दिया है? ऑप्शन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो वृद्धावस्था पेंशन प्लस लॉस्ट लिवलीहुड से संबंधित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है। अटल पेंशन योजना यह 18 से 40 वर्ष के जो वर्किंग पर्सन है उनके लिए पेंशन है, वर्कर्स का पेंशन स्कीम है। ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना यह इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि पेंशन देता है 60 प्लस के बाद। क्या है? इन्वेस्टमेंट बेस्ड पेंशन है जो कि 60 प्लस के बाद पेंशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम या ब्रॉडर सोशल असिस्टेंस के लिए, ब्रॉडर सोशल असिस्टेंस के लिए, सामाजिक सहायता के लिए। ठीक है। सवाल में पूछा गया वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कि अपनी जीविका का साधन खो चुके हैं, तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर इज नोन फॉर पॉपुलराइजिंग पितरादुरा और स्टोन इनले टेक्निक एंड द डबल डोम इन द इंडियन आर्किटेक्चर। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सा मुगल सम्राट पितरादुरा या पत्थर जड़ना तकनीक भारतीय वास्तुकला के दोहरे गुंबद का लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? पितरादुरा टेक्निक जो है वह स्टोन को जड़ने की तकनीक है जो कि सबसे ज़्यादा ताजमहल में इसका प्रयोग किया गया है। ताजमहल में इस टेक्निक का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया है। यह एतमादुद्दौला का मकबरा, सबसे पहले एतमादुद्दौला के मकबरे में इसका प्रयोग किया गया था, इस टेक्निक का। ठीक है। और इसे शाहजहां ने लोकप्रिय बनाया था। सी इसका राइट आंसर है। इसे लोकप्रिय बनाने में
शाहजहां ने प्रमुख भूमिका अदा की थी। जो दूसरा दोहरे गुंबद जो है आप देखेंगे ताजमहल में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है, तो यह इसी से लिया गया है। सी इसका राइट आंसर है। What technological advancement is explicitly incorporated in the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 for faster justice delivery? त्वरित न्याय वितरण से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में किस तकनीक प्रगति को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था? मैंने कई बार बता रखा है कि BNSS के द्वारा जो न्यायिक प्रक्रिया उसे तेज बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और विटनेस टेस्टिमोनी इसको वैलिड माना गया है। ट्रायल को 2 ईयर्स में कंप्लीट करने का टारगेट दिया गया है। जो ट्रायल्स हैं उसे अंडर 2 ईयर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। द सेरेमोनियल प्रोसेशन ऑफ लॉर्ड धरनाथ, भगवान धरनाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकली रेफर्ड टू एज। मध्य प्रदेश के धार जिले में भगवान धरनाथ की औपचारिक शोभा यात्रा को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? पहले ही सवाल में दिया गया है धरनाथ जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह जैन डायटी की शोभा यात्रा है जिसे लोकल डिस्ट्रिक्ट में छबीना कहा जाता है। छबीना कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर। यह लोकल टर्म है जो कि सेरेमोनियल रिलीजियस प्रोसेशन को औपचारिक शोभा यात्रा का नाम दिया गया है, छबीना। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऋग्वेद व्हाट डज द टर्म ऋग सिग्निफाई? ऋग्वेद के संबंध में ऋग का क्या अर्थ होता है? ऋग का अर्थ होता है ऋचाएँ। ऋग का अर्थ होता है ऋचाएँ। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,600 ऋचाएँ हैं। यह मंत्र के रूप में है। ठीक है, तो याद रखिए ऋग का अर्थ है ऋचाएँ, सेक्रेड हिम। तो सी इसका राइट आंसर है, पवित्र भजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सनल फाउल इज बास्केटबॉल प्राइमरली इन्वॉल्व। बास्केटबॉल में व्यक्तिगत फाउल मुख्य रूप से शामिल होता है। व्यक्तिगत फाउल कब शामिल होता है? रेफरी से बहस करना, सक्रिय खेल के दौरान अवैध शारीरिक संपर्क, खेल उल्लंघन में देरी या बेंच पर खेल भावना के विपरीत आचरण। तो जो पर्सनल फाउल होता है वह इलीगल फिजिकल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग एक्टिव प्ले होता है। कई बार खिलाड़ी क्या करते हैं, पकड़ने के लिए, पुश करने के लिए या उसे रोकने के लिए क्या करते हैं, उसे फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, तो यह फाउल के अंतर्गत आता है। तो बी इसका राइट आंसर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्रिएटेड ए बाइसेमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर विद द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द डैश। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्रीय विधायकों को द्विसदनीय बनाया जिसमें राज्य परिषद और कौन से शामिल थे? तो इसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा को शामिल किया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को शामिल किया गया था। काउंसिल ऑफ स्टेट थे, काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर, जैसे अभी लोअर हाउस है तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो था वह लोअर हाउस था। पहले क्या था? पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। तो पहली बार द्विसदनीय विधायिका बनाया गया, फर्स्ट बाइसेमरल सेंट्रल लेजिस्लेटिव बनाया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ए इसका राइट आंसर है। What critical factor distinguished Vijay Kumar's performance in the men's 225 meter rapid pistol event at the London 2020 Olympic? लंदन 2012 ओलंपिक में याद रखिएगा पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल में विजय कुमार के प्रदर्शन को किस महत्वपूर्ण कारक ने अलग किया? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि विजय कुमार लंदन ओलंपिक 2012 में 25 मीटर रैपिड पिस्टल में सिल्वर पदक प्राप्त किया था। इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, इन्हें सिल्वर मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उन्होंने छठे चरण में बराबरी पर चल रहे प्रतिद्वंदी को पछाड़कर अंतिम चरण में प्रवेश किया था। 6th राउंड में उन्होंने अपने
विरोधी को पराजित किया था और इसके बाद इंडिया का जो शूटिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। तो डी इसका राइट आंसर है। ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी द सैलरी ऑफ जजेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय द। वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। तो वैसे तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। आर्टिकल 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रावधान है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रावधान है। तो जजेज की सैलरी रिड्यूस करने का पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज दोनों की सैलरी को रिड्यूस कर सकते हैं राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी के कारण। तो ये इसका राइट आंसर है। भारत में राज्यों की उधार लेने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द बोरोइंग पावर ऑफ स्टेट इन इंडिया? पहला है, अगर किसी राज्य पर केंद्र का कोई कर्ज बकाया है और उसे आंतरिक रूप से उधार करने के लिए केंद्र की मंजूरी की जरूरत होती है। बिल्कुल सही है। बिना केंद्र की मंजूरी के उसे उधार लेने के लिए उधार नहीं ले सकता है। सेकंड है, कोई भी राज्य केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना विदेशी स्रोत से कर्ज नहीं ले सकता। फॉरेन सोर्सेज से लोन लेने के लिए उसे केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक है, प्रायर अप्रूवल आवश्यक होता है। तो राइट आंसर है सी, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। विद्युत हीटरों में तापन तत्व के रूप में आमतौर पर नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? हीटिंग एलिमेंट्स के रूप में। व्हाई इज नाइक्रोम कॉमनली यूज एज हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक हीटर्स? तो नाइक्रोम की एक खासियत होती है कि उसके अंतर्गत उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो काफ़ी उच्च ताप पर यह मेल्ट होता है, इसके कारण इसका प्रयोग किया जाता है इसमें हीटर के रूप में। थोड़ा इज ए परफॉर्म मोस्टली बाई कम्युनिटी। थोड़ा किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? थोड़ा क्या है? तो थोड़ा डांस है, नृत्य है, जो कि राजपूतों के द्वारा किया जाता है हिमाचल प्रदेश में यह राजपूतों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। हिमाचल प्रदेश में वहाँ का यह एक मार्शल आर्ट डांस है। मार्शल डांस है जो कि राजपूत कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें तीर कमान का यूज किया जाता है। यह मुख्य रूप से दशहरा और बैसाखी के दिन किया जाता है। दशहरा और वैसाखी के दिन यह नृत्य करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। वाई वेयर फर्टिलाइजर सब्सिडी ए डबल एज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग 1960 to 90? जो 1960 से 1990 के दौरान जो था, उर्वरक सब्सिडी एक दोधारी नीतिगत साधन क्यों थी? फर्टिलाइजर सब्सिडी के साथ बहुत सारे इशू थे। इसका जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट था क्या था? हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ? इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ठीक है। इससे क्या हुआ? इसके निगेटिव पॉइंट क्या था? इसका फ़ायदा जो है केवल रिच और लार्ज फार्मर ही इसका फ़ायदा उठा पाए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी। पुअर फार्मर्स को इसका फ़ायदा नहीं मिला। इसी कारण इसे दोधारी पॉलिसी मानी जाती है। तो राइट आंसर होगा सी, दे सपोर्टेड प्रोडक्टिविटी बट ऑफन बेनिफिटेड रिच फार्मर्स। इन्होंने उत्पादकता को समर्थन किया, लेकिन अक्सर अमीर किसानों को इसका लाभ पहुंचाया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इनइक्वलिटी बढ़ी। इसी कारण इसे दोधारी नीति कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। हरित हाइड्रोजन मिशन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इट एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वह 2023 में शुरू हुआ है, 2023 में, जिसके अंतर्गत इंडिया जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो यह एक ग्लोबल हब के रूप में डेवलप हो रहा है। पहला कथन सही है। इसके अंतर्गत 10 MMT जो प्रोडक्शन है उसका टारगेट रखा गया, कहीं कहीं 5 भी रखा गया है। तो याद रखिएगा 10
MMT इसमें 2030 तक टारगेट रखा गया। दूसरा कथन भी सही है, ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, वाटर स्प्लिटिंग के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। वाटर स्प्लिटिंग के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का यूज किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में। तो 1, 2 एंड 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ एक आप डाउट है, इसको याद रखिएगा, कहीं कहीं 5 MMT भी दिया जा सकता है। अगर 5 MMT आप सही मानते हैं तो 1 एंड 3 इसका राइट आंसर है, लेकिन मैक्सिमम शॉर्ट में 10 MMT यूज किया गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म नवरत्न इन पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स रेफर टू। सार्वजनिक क्षेत्र सुधार में नवरत्न शब्द का तात्पर्य क्या है? पहला है, सार्वजनिक उद्यमों का पूर्ण निजीकरण किया गया। बेहतर प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक उद्यमों का स्वायत्ता प्रदान की गई। पब्लिक इंटरप्राइज ग्रांटेड ऑटोनॉमी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो भारत में 20 का राइट आंसर है। भारत में क्या है, ऑटोनॉमी देने के लिए, यानी उन्हें स्वायत्ता देने के लिए उसने कैटेगराइज किया गया। पहला, नवरत्न कंपनियां बनाई गई। दूसरा, मिनी रत्न। और तीसरा जो सबसे बड़ा था उसे कहते थे महारत्न। ठीक है, नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ के निवेश पर स्वायत्ता दी गई। अपनी कुल संपत्ति का 15% तक वह निवेश कर सकते थे। ठीक है, मिनी रत्न कंपनियों को 500-600 करोड़ का निवेश को स्वायत्ता दी गई। और महारत्न कंपनियों को 5000 करोड़ तक के निवेश पर स्वायत्ता दी गई थी। यह भी अपनी कुल संपत्ति का 15% तक उन्हें निवेश कर सकते थे। उनके लिए उन्हें गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, 1997 नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों का गठन किया गया, फॉर्मेशन किया गया, और महारत्न जो है वह 2010 में बनाए गए। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। तो ये था एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 500 क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 10। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।